बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जीआईटी पैथोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर जीआईटी पैथोलॉजी का एक सुपरफिशियल ओवरव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जीआईटी पैथोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीआईटी पैथोलॉजी के अंदर आपने कंजेनिटल डिजीज़ पढ़ना है, फिर आप सिस्टम ऑर्गन वाइज आ जाओगे। ओके, तो ऑर्गन वाइज के अंदर इसोफेगस के डिजीज़ आ जाएगा, स्टोमक के डिजीज़ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आ जाएगी, कोलोन के आ जाएंगे। सबसे पहले कंजेनिटल है, तो कंजेनिटल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कंजेनिटल के अंदर आपने एट्रेजिया, फिस्टुला और डुप्लीकेशन पढ़नी है। अब एट्रेजिया, फिस्टुला, डुप्लीकेशन इसोफेगस के अंदर होती है। ओके, एट्रेजिया के अंदर ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट होता है, जबकि जो स्टेनोसिस होती है उसमें इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन की वजह से ल्यूमिन नैरो हो जाता है। ओके, तो एट्रेजिया के अंदर इसोफेगस का एक सेगमेंट डेवलप नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर नॉन कैनालाइज कॉर्ड होगा जिसके अंदर कोई सुराख नहीं है। जो एट्रेजिया होती है ये ट्रैकियल बाइफर्केशन के नज़दीक बड़े हुए होते हैं। ओके, तो ट्रैको एसोफेगल फिस्टुला विद द एसोफेजियल एट्रेजिया स्टेनोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। जो ट्रैको एसोफेगल फिस्टुला किसी और एसोसिएशन के साथ आ सकता है, फॉर एग्जांपल वेक्टोरल एसोसिएशन जिसमें वर्टिब्रल कार्डिक ट्रैकिया एसोफेगस लीनल लिम्ब डिफेक्ट होते हैं, या टैकर्ड के साथ भी आ सकता है। टी फॉर ट्रैकियाजेनेसिस, ओके, सी फॉर कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल कार्डिक डिफॉर्मिटी डिफेक्ट और डी फॉर ड्यूडिनल एट्रेजिया, तो इनके साथ इनकी एसोसिएशन होती है। इम्परफोरेट एनस के साथ भी प्रेजेंट करता है। स्टेनोसिस का बता दिया कि स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है। स्टेनोसिस के अंदर ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट नहीं होता, बल्कि इसका कैलिबर कम हो जाता है ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द वाल, जिसकी वजह से पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कंजेनिटल फॉर्म में भी होता है, एक्वायर्ड में भी होता है। एक्वायर्ड में कोई इन्फ्लेमेटरी स्कारिंग होगी, पहले इन्फ्लेमेशन है इसके बाद स्कारिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जर्ट के अंदर है, रेडिएशन का एक्सपोजर है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है या कॉस्टिक इंजरी है, ये जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस होती है ये एसोफेगस के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। दूसरा टॉपिक है हर्निएशन। हर्निएशन के अंदर डायफ्रामेटिक हर्निया, ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोसाइटिस पढ़ना है। डायफ्रामेटिक हर्निया जब होगा जब डायफ्राम की इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल विसरा थोरेसिक कैविटी में हर्निएट कर जाएगा। मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड पे होता है, और ठीक है, जो स्पेस फिलिंग डिफेक्ट होता है उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ओम्फेलोसील जब होता है जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो गट होती है वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आ पाती, और जो एब्डोमिनल मस्कुलेचर है उसका क्लोजर इनकम्प्लीट होता है। दैट इज़ वाई कि जो एब्डोमिनल विसरा होती है, फॉर एग्जांपल लीवर, ये हर्निएट कर जाती है। ओके, ठीक हो गया। और जो मेम्ब्रेन होती है वो एमनियन से कवर होती है और पेरिटोनियम से भी कवर सेपरेट होती है बाय वाट एंड जेली। ओके, जबकि गैस्ट्रोसाइटिस के अंदर सारी लेयर्स होती है एब्डोमिनल वाल की, ओके, फ्रॉम द पेरिटोनियम टू द स्किन। ठीक हो गया। लेकिन जो गैस्ट्रोसाइटिस है ये इंटेस्टाइन की तरफ लिमिटेड होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आगे है एक्टोपिया। एक्टोपिया के अंदर जो डेवलपमेंटल रेस्ट भी कहते हैं, एक्टोपिया में एक टिश्यू अपनी जगह से किसी और जगह के ऊपर होगा, एब्नॉर्मल लोकेशन होती है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक म्यूकोसा इसोफिगस के अपर 1/3 के अंदर होगा, जहाँ पर इसको हम इनलेट पैच कहते हैं। ये सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगर एसिड प्रोड्यूस करेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। ओके, यानी जो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है, इसोफेजाइटिस हो सकता है, बैरेट इसोफेगस हो सकता है, बैरेट इसोफेगस की वजह से डीनोकार्सिनोमा हो सकता है। दूसरा एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू है। एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू इसोफेगस के अंदर या स्टोमक के अंदर मौजूद होता है। नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन ये लोकल डैमेज और इन्फ्लेमेशन करवा सकती है। ओके, ठीक हो गया। कभी कभार एक्टोपिक टिश्यू पैनक्रियाटिक टिश्यू पाइलोरस के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग करवा के पाइलोरिक स्टेनोसिस करवा देगा, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो स्मॉल बोवेल के अंदर और कोलोन के अंदर हो सकता है, जहाँ पर ओकल्ट ब्लड लॉस होगा ड्यू टू पेप्टिक अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा। नेक्स्ट है मैकल डायवर्टिकुलम। मैकल डायवर्टिकुलम ब्लाइंड आउट पाउचिंग होती है किसकी, एलिमेंट्री ट्रैक की, जो कि ल्यूमेन के साथ कम्युनिकेट कर रही है और ये तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। ओके, ठीक हो गया। तो जो मैकल डायवर्टिकुलम है, ओके, होता क्यों है, क्योंकि जो वाइटलिन डक्ट है वो बंद नहीं हो सकी, जो कि गट को योग सैक से जोड़ती थी। ठीक हो गया। अब ये जो डायवर्टिकुलम होता है एंटी मेजेंट्रिक साइड से निकलता है बोवल के, और यहाँ पे रूल ऑफ टूज आपने अप्लाई करना है, यानी 2% पॉपुलेशन के अंदर होगा, 2 फीट के अंदर होगा ऑफ द इलियोसिकल वाल्व, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 टाइम्स कॉमन इन मेल है, और ये 2 ईयर्स के बाद आके सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। जो मैकल डायवर्टिकुलम की जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को रिजेंबल करती है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्टोपिक या गैस्ट्रिक टिश्यू हो सकता है। अब जो एक्टोपिक या जो गैस्ट्रिक टिश्यू है वही से प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाएगा स्मॉल बोवेल का, और पेप्टिक अल्सर होगा तो ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होगा, और जो एब्डोमिनल पेन होता है अपेंडिसाइटिस को मिमिक करता है। ओके, ठीक हो गया।
जो बाकी सारे सो डाइवर्टिकुला होते हैं, मैकल डाइवर्टिकुलों के अलावा बाकी जो डाइवर्टिकुला होते हैं वह एक्वायर्ड होते हैं। यानी क्या होता है कि उनमें या तो मस्कुलरिस नहीं होता या फिर कोई मस्कुलरिस प्रोप्रिया एटीन्यूएटेड होता है, ठीक है। यानी दे आर सूडो डाइवर्टिकुला, डेट मीन्स कि वो सारे लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ओके। लेकिन हम सिर्फ उनको डाइवर्टिकुला बोलेंगे। अब जो सूडो डाइवर्टिकुला होते हैं सिग्माइड कोलोन के अंदर होते हैं, जिसको सिग्माइड डाइवर्टिकुलोटिस कहते हैं, जो हमने पढ़ना है अभी, सिग्माइड डाइवर्टिकुलोटिस, ओके। इसके बाद है पायलोरिक स्टेनोसिस है। पायलोरिक स्टेनोसिस कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। अब जो कॉन्जेनिटल की जो बात करते हैं तो कॉन्जेनिटल का मोस्ट कॉमन काज है कि जो स्मूथ मसल होते हैं पायलोरिक रीजन में, वहाँ पर हाइपरट्रॉफी होगी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस होता है, ठीक हो गया, ओके। अब ये जो होता है, ये वाला जो सिंड्रोम है, ये क्या होता है, डाइजाइगोटिक ट्विन में ज़्यादा होता है। टर्नर सिंड्रोम या ट्राइसोमी वाले के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा दूसरे और भी मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइक एजिथ्रोमाइसिन की एक्सपोजर है, एरिथ्रोमाइसिन की एक्सपोजर है, इसकी वजह से भी ये सिंड्रोम हो सकता है। अब जो कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस है, उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होती है, जो भी फूड खाएगा, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग है, कोई बाइल नहीं आएगा, और रीफीडिंग की फ्रीक्वेंट डिमांड होती है। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल मैस देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल लेफ्ट टू राइट हाइपरपेरिस्टालसिस होती है वॉमिटिंग से पहले, ओके। डायग्नोसिस अब अल्ट्रासोनोग्राफी से करोगे। इसके अलावा जो एनाटमी के लिए बात करें कि एनाटमी के लिए होता है कि जो गैस्ट्रिक आउटफ्लो पार्ट है, पायलोरिक पार्ट है, वो पायलोरिक मस्कुलरिस प्रोपिया की हाइपरप्लेजिया की वजह से भी बंद हो सकता है, ओके, ठीक हो गया। अब किधर हो गई कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड क्यों हो सकती है, एक्वायर्ड एंट्रम में गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है, या कोई पेप्टिक अल्सर था उसकी वजह से हो सकती है, या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ स्टोमक का कार्सिनोमा है या पेनक्रियास है। तो ये था पायलोरिक स्टेनोसिस। इसके बाद हर्शी स्प्रंग डिजीज़ है। हर्शी स्प्रंग डिजीज़ की वजह से इसोफेगस की कोलोन की फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब हर्शी स्प्रंग डिजीज़ के अंदर कोलोन के अफेक्टेड पार्ट के अंदर गैंग्लिया सेल नहीं होती, जिसकी वजह से वो यानी जो गैंग्लियनिक सेल है वो कोलोन के पार्ट में माइग्रेट नहीं कर पाते। लाइक जो एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में म्यूटेशन होती है, जब गैंग्लियन सेल उस कोलोन के अंदर नहीं होगी तो फिर फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी वो पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रिलैक्स वगैरह नहीं कर पाता, जिस तरह मेगा इसोफेगस होता है, ओके। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से निकलता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की बाल में जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हर्शी स्प्रंग डिजीज को कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। अब इसमें जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है वो माइग्रेट नहीं कर पाते, या अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं तो उनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। फाइनली क्या होगा, डिस्टल इंटेस्टिनल सेगमेंट होगा, उसमें ना ही मीजनल प्लेक्सस होगा ना ही सब म्यूकोजल प्लेक्सस होगा, ओके। यानी जो मीजनल प्लेक्सस है वो सब म्यूकोजल प्लेक्सस होता है, और बैक प्लेक्सस ये मायोएंटेरिक प्लेक्सस होता है, तो ये दोनों प्लेक्सस नहीं होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए गैंग्लियोनोसिस, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या होगा, उस पार्ट के अंदर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ओके, ठीक हो गया। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, वो पार्ट जो कि अफेक्टेड सेगमेंट से पहले है उसमें डायलिटेशन होना शुरू हो जाएगा। अब मसला किस जीन में होता है, मसला होता है RET जीन में, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से हर्शी स्प्रंग डिजीज होता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी हर्शी स्प्रंग डिजीज देखने को मिलता है, जिसमें 21 क्रोमोसोम का मसला होता है, जिसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलती है, ओके, ठीक हो गया। तो मसला क्या है, जो RET जीन और इसके अलावा एक और जीन है EDN3 ये रिसेप्टर लाइगेंड पेयर को कोड करता है। ये वो प्रोटीन है जो कि न्यूरल सेल्स को माइग्रेट करवाती है। अगर जीन में डिफेक्टिव है तो फिर मसला माइग्रेशन नहीं हो पाएगी। जो डायग्नोसिस होती है हर्शी स्प्रंग डिजीज़ की, इसके अंदर आपने हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन करनी है कि जो गैंग्लियोनिक सेल है वो अफेक्टेड सेगमेंट के अंदर नहीं है, ओके, ठीक हो गया। गैंग्लियोनिक सेल को देखने के लिए आप एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस से स्टेन करने वाली इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन यूज़ करते हैं। अब जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो रेक्टम होता है, ठीक हो गया। जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो रेक्टम से एक्सटेंड करते हुए सिग्माइड कोलोन तक पहुंच जाती है, कभी कभार पूरे के पूरे कोलोन को इन्वॉल्व कर लेती है, ओके। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टो सिग्माइड जंक्शन तक रहेगी तो उसको बोलेंगे शॉर्ट सेगमेंट, लेकिन अगर वो प्रोक्सिमल एक्सटेंशन होगा यानी वो आगे तक जाएगी तो उसको बोलेंगे लॉन्ग सेगमेंट हर्शी स्प्रंग डिजीज़ है। जो एक गैंग्लियोनिक रीजन है ग्रॉसली तो नॉर्मल होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सही कर रहा होगा ग्रॉसली, लेकिन जो नॉर्मली इनर्वेटेड है जो उससे पहले वाला पार्ट होता है, ओके, यानी जो वाला पार्ट होता है जो अफेक्टेड पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, सुकड़ा पड़ा होगा, लेकिन इससे पहले वाला पार्ट डायलिटेशन हुआ पड़ा होगा ड्यू टू डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है। जो क्लोनिक वाल इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी कि वो रप्चर भी हो सकता है, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन या शैलो अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं, ओके। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो जो फीटस है वो या इन्फेंट है वो मिकोनियम को पास नहीं कर सकता इन द पोस्ट नेटल पीरियड है। ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, ओके, ठीक हो गया, ओके। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मिकोनियम पास नहीं हो पाता
कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, बिलस वॉमिटिंग होती है, क्योंकि जो ल्यूमिनल कंटेंट है वो प्रॉक्सिमल कोलोन से वापस आ रही है। ओके, तो जो मेजर थ्रेट्स होते हैं लाइफ की वो है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, कोलोन फट गया है, पेरोटिनाइटिस है, एंटीरोकोलाइटिस है। उसको ट्रीट करने के लिए जो एक गैंग्लियोनिक पार्ट है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और प्रॉक्सिमल और डिस्टल को आपस में जोड़ देते हैं, रेक्टम को आपस में जोड़ देती है। तो ये था कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन हर्शी स्प्रंग डिजीज। कुछ एक्वायर्ड भी होता है, फॉर एग्जांपल शगास डिजीज है, नियोप्लाज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, या इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, विसरल मायोपैथी की कॉम्प्लिकेशन है, या फिर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। लेकिन शगास डिजीज़ और हर्शी स्प्रंग डिजीज़ इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में गैंग्लियन सेल खत्म हो जाती है। तो ये था कॉन्जेनिटल वाला। अब बारी इसोफेगस की बात करते हैं। इसोफेगस में सबसे पहला टॉपिक है इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आपको पता है कि इसोफेगस का फंक्शन क्या है। इसोफेगस ने फूड को, फ्लूइड को स्टोमक तक पहुंचा देना है। तो यहाँ पे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये होगा कि स्वेलिंग के बाद जो कोऑर्डिनेटेड पेरिस्टाल्सिस होती है वो डिसरप्ट हो चुकी होती है। ओके, तो जो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है इसके बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। पहला है इसोफेजियल डिसमोटिलिटी। अब इसोफेजियल डिसमोटिलिटी में पहला आता है नेट क्रैकर इसोफेगस। अब नेट क्रैकर इसोफेगस ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। क्या कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन होती है? फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कोऑर्डिनेटेड पेरिस्टाल्सिस खत्म हो गई है। अब यहाँ पर जो पेरिस्टाल्सिस है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, अनकोऑर्डिनेटेड है। हाई एम्पलीट्यूड की होती है, इंटेंस होती है, इनर सर्कुलर की और आउटर सर्कुलर की। बेरियम सवालों करोगे तो आपको नेट क्रैकर अपीयरेंस देखने को मिलती है, यानी आपको कुछ नैरो एरिया देखने को मिलेगा और कुछ डिस्टेंडेड एरिया देखने को मिलेगा। जो नैरो एरिया होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, जो डिस्टेंडेड होगा वो रिलैक्स होगा। बाकी प्रेशर को देखने के लिए मैनोमीटर करते हैं। दूसरा है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, जिसको कॉर्क स्क्रू इसोफेगस कहते हैं। ओके, क्योंकि हमें बेरियम सवालों पे कॉर्क स्क्रू देखने को मिलता है। यहाँ पर रिपीटेटिव होती है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होती है, डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेजियल स्मूथ मसल होता है। ओके, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का एम्पलीट्यूड नॉर्मल होता है, इंटेंसिटी क्या होती है? नॉर्मल होती है, लेकिन रिपीटेटिव होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरा है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिसफंक्शन, जिसकी वजह से क्लेजिया कार्डिया हो सकता है, यानी वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फूड प्रोक्सिमल डिस्टल इसोफेगस के अंदर जमा होती रही है, स्टोमक में आगे पहुंच नहीं पा रही। ओके, ठीक हो गया। अब इसोफेजियल डिसमोटिलिटी की वजह से स्मॉल डायवर्टिकुलर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी जो जहाँ पे मस्कुलरिस प्रोप्रिया कमजोर है। ओके, स्पेसिफिकली एपिफ्रेनिक रीजन के अंदर, जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन है, या क्रिको फेरेंजियस मसल का स्पैज़म है आफ्टर स्वेलिंग, तो उसकी वजह से डिस्टल फेरिंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइनली ज़ेंकर डायवर्टिकुलम क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह इक्लेजिया कार्डिया लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से ज़ेंकर डायवर्टिकुलम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाएगी। बाकी क्या सिम्टम हो गए कि रिगर्जिटेशन होती है, बंदा जो भी खाएगा निकाल देगा, हेलिटोसिस होता है, बैड ब्रेथ होता है, स्ट्रक्चर्स की वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसकी वजह से प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, जिसकी वजह से वो बंदा सॉलिड्स को निकल नहीं सकता होता। बिनाइन इसोफेजियल स्टेनोसिस है। बिनाइन इसोफेजियल स्टेनोसिस की बात करते हैं तो बिनाइन का मतलब लोकलाइज लेकिन है। यहाँ पर जो होगा वो फाइब्रस थिकनिंग होती है किसकी? इसोफेजियल सबम्यूकोसा की। ओके, और होता ये है कि क्या होता है कि सब जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया है उसकी एट्रोफी हो गई है। ओके, और कोई एपिथेलियम डैमेज हो गई है, एपिथेलियम डैमेज हो गई है, और इसके अलावा मस्कुलरिस प्रोप्रिया की एट्रोफी है, तो दरमियान वाला जो सबम्यूकोसा है उसकी फाइब्रस थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। ओके, और उसकी वजह से स्टीनोसिस हो जाती है। तो जो स्टीनोसिस है वो इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग की वजह से हो सकती है, जो जर्ड की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कॉस्टिक इंजरी की वजह से हो सकता है। ओके, बिनाइन स्ट्रक्चर की वजह से जो पेशेंट अपनी एपिटाइट को तो मेंटेन कर सकेंगे। ओके, लेकिन जो मलिग्नेंट स्ट्रक्चर है, बिनाइन में तो एपिटाइट को मेंटेन करेगा, लेकिन मलिग्नेंट के अंदर भूख ही खत्म हो जाती है। इसोफेजियल म्यूकोजल वेब की बात करते हैं तो ये लेज लाइक म्यूकोजल प्रोटोरियन होती है। ये आपको 40+ से ज़्यादा में देखने को मिलती है। कॉजेज है, जर्ड है, क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, जिसको हमने पढ़ना है कोलोन के अंदर। ओके, ठीक हो गया। या स्किन के कोई ब्लिस्टरिंग डिजीज़ है। अपर इसोफेगस के अंदर अगर ये हो तो इसोफेजियल वेब, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया, ग्लोसाइटस स्टीरोसिस, इन चारों को मिला के प्लमर विंसेंट सिंड्रोम कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब जो इसोफेजियल वेब्स होते हैं, इसोफेजियल वेब्स क्या होती है? सर्कमफरेंशियल लेयर्स होती है, पैरामीटर को इन्वॉल्व करती है, फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और एपिथेलियम होती है। जो मेन सिम्टम होता है वो बंदा क्या करता है? निगल नहीं सकता, डिस्फेजिया हो जाता है। इसके बाद इसोफेजियल रिंग्स है। ओके, इसोफेजियल रिंग को हम शार्ट्स रिंग कहते हैं। ये वेब जैसी होती है लेकिन ये सर्कमफरेंशियल होती है। ओके, ठीक हो गया, सर्कमफरेंशियल होती है, जबकि जो इसोफेजियल वेब थे सेमी सर्कमफरेंशियल था। ये थिकर होती है। ओके, और ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और हाइपरट्रॉफिक मस्कुलरिस को इन्वॉल्व करती है। ओके, जबकि हमने पढ़ा था कि इसोफेजियल वेब्स होती है ये फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं और ओवरलाइंग एपिथेलियम को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने इनके डिफरेंस वगैरह को देख लेना होता है।
अगर ये डिस्टल एसोफेगस से ऊपर, डिस्टल एसोफेगस में पड़ी हुई हो गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन से ऊपर, तो उनको ए रिंग्स कहते हैं और ये स्क्वेमस म्यूकोसा से कवर होती है। जबकि जो स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन पे पड़ी हुई होती है तो उनको बी रिंग कहते हैं। यहाँ पर कार्डिया टाइप म्यूकोसा होता है, कोलमनर टाइप वाला। इसके बाद नेक्स्ट है एकलेजिया कार्डिया। तो जो एकलेजिया कार्डिया होता है, ओके, तो एकलेजिया कार्डिया इधर मैंने लिखा हुआ है। तो एकलेजिया कार्डिया के अंदर 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पाता। नंबर 2 इंक्रीज लोअर एसोफेजियल टोन होती है, यानी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर उसकी टोन बढ़ जाती है, ओके, ठीक हो गया, रिलैक्स नहीं हो पाता। और नंबर 3 है कि ए पेरिस्टालसिस होती है एसोफेगस की, यानी आगे पेरिस्टालसिस आगे मूव नहीं कर पाएगी। सिम्टम क्या होगे एसोफेगस की वजह से? वंस अगेन की डिस्फेजिया होता है, बेल्चिंग नहीं कर पाता, चेस्ट पेन वगैरह होता है, एपिगैस्ट्रिक की तरफ कर जाता है। अब एकलेजिया 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो एनओ प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन की डीजनरेशन की वजह से होता है। नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन करवानी है, लेकिन अगर डैमेज हो गया, ओके, न्यूरॉन्स ही या जो एक्स्ट्रा इसोफेगल वेगस नर्व है या डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व है, ये डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से प्राइमरी एकलेजिया हो जाएगा। सेकेंडरी में ये शगास डिजीज में होता है, जिसमें ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई माइंटेरिक प्लेक्सिस को उड़ा देगा, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस नहीं हो पाती, इसोफेजियल की डायलेशन होती है, ओके। ना सिर्फ इसोफेगस बल्कि डूडिनम, कोलोन और यूट्राइन माइंटेरिक प्लेक्सिस को भी खराब कर सकता है शगास डिजीज। बाकी जो एकलेजिया कार्डियक की जो डिजीज है उसके कॉजेज है कि डायबिटिक ऑटोनोमिक नेफ्रोपैथी है, या कोई मैलिग्नेंसी है, माइलोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, या डोर्सल मोटर न्यूक्लियाई खराब हो गया है ड्यू टू पोलियो, ओके। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर डिसफंक्शन है वो डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकती है, या फिर एल ग्रोव सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकती है, जिसको ट्रिपल ए सिंड्रोम कहते हैं, ओके। या ऑटोसोमल रिसेसिव है जिसमें 3 ए होते हैं, एक एकलेजिया, दूसरा एक लैक्रीमा जिसमें ए लैक्रीमेशन होती है, और तीसरा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रेजिस्टेंट एड्रीनल इनसफिशिएंसी जिसको एडिसन सिंड्रोम कहते हैं, ओके, ठीक हो गया। आप कहते हैं कि जो एकलेजिया होते हैं, एकलेजिया के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है, ओके, ठीक हो गया, कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह का चक्कर है। और कभी कभार कुछ शॉगरेन डिजीज़ है वो भी यहाँ पर एसोसिएटेड हो सकता है, तो आपने इसको भी देख लेना कि शॉगरेन डिजीज़ हो सकता है यहाँ पर, ओके, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी का क्या हो सकता है कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है तो आप मायोटोमी करते हैं, न्यूमैटिक बैलून डायलिटेशन है, और बॉचुलिनम या बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन को निबेट कर सके। नेक्स्ट है इसोफेजाइटिस। तो इसोफेजाइटिस क्या होता है? इसोफेजाइटिस से पहले हमने क्या पढ़नी है? इसोफेगस की लैसिरेशन पढ़नी है, फिर इसोफेजियल वायरसेस पढ़नी है। तो जो इसोफेगस की जो लैसिरेशन होती है, टीयर्स होते हैं, म्यूकोजल टीयर होते हैं, ओके, जो लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल टीयर होते हैं इसोफेगस के नियर गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, तो उनको मेलोरी वेस्ट टीयर कहते हैं। अब जो मेलोरी वेस्ट टीयर है वो रैचिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वॉमिटिंग के साथ होते हैं, स्पेसिफिकली ड्यू टू अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। नॉर्मली होता ही है कि जो रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होती है गैस्ट्रो इसोफेगल मस्कुलेचर की, तो वो क्या होती है? एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले आ जाती है। नॉर्मली जब वॉमिटिंग आनी है तो वॉमिटिंग में एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव आनी होती है, तो जो गैस्ट्रो इसोफेगल मस्कुलेचर है या स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर रिलैक्सेशन फेल हो जाए ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग तो जो इसोफेगस है उसका म्यूकोसा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, यानी जो रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक कंटेंट है वो गैस्ट्रिक इनलेट को ओवरवेल्म कर देंगे और इसोफेजियल वाल को स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से टीयर हो जाएगा, ओके। लॉन्गिट्यूडनल टीयर होते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब ये जो टीयर है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर को जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर भी होती है। सैन सेप्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हिमेटोमेसिस होता है क्योंकि इसोफेजियल लैसिरेशन वगैरह हो रही है, तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं कि इसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जबकि एक सिंड्रोम है बोरहैव सिंड्रोम, बोरहैव सिंड्रोम बहुत ज़्यादा सीरियस सिंड्रोम है, इसमें ट्रांसम्यूरल टीयरिंग होती है, ट्रांसम्यूरल सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा और डिस्टल इसोफेगस तक फट जाएगा। अब डिस्टल इसोफेगस फट गया तो उसकी वजह से मीडियास्टिनाइटिस हो सकता है, तब हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। जो पेशेंट है उसमें चेस्ट पेन होता है, टैकिपनी और शॉक होता है, तो जो इनिशियल डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें एमआई भी आ सकता है क्योंकि चेस्ट पेन में एक सेप्टम आता है, जो चेस्ट पेन है वो एमआई का सेप्टम होता है, ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसोफेजाइटिस है। इसोफेजाइटिस बहुत सारी टाइप्स का है, केमिकल इन्फेक्शियस है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस है, यूजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है। जो केमिकल इसोफेजाइटिस है, इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस है, नाम से लग रहा है कि कोई केमिकल से या इन्फेक्शन से होगा, ओके, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि इसोफेगस की नॉर्मली एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है बहुत सारी चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है उसको, जिसमें अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग या हॉट फ्लूइड, कुछ ज़्यादा चाय गरम पी रही है, स्मोकिंग, ऐसे नुकसान पहुंच सकता होता है। और अगर इसोफेगस में मसला आ जाएगा तो डिस्फेजिया और रोडाइनोफेजिया आपको देखने को मिलेगा। तो केमिकल्स या इरिटेंट में अल्कोहल, क्रोसिव एसिड्स, अल्कलीस यानी कोई H2SO4 निकल लिया, हॉट फ्लूइड है, हैवी स्मोकर्स है, ओके, ये चीज़ें देखने को मिलती है।
बच्चों के अंदर जो केमिकल इंजरी होती है वो सेकेंडरी होती है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल H2SO फुलेरिया, जबकि अडल्ट में सुसाइडल अटेम्प्ट होती है। बाकी जो केमिकल इंजरी में और क्या हो सकती है, कोई मेडिसिनल पिल्स होती है जिनकी वजह से इसोफेजाइटिस हो सकता है, दिस इज कॉल्ड पिल इंड्यूस्ड इसोफेजाइटिस, या हाइड्रोजेनिक इसोफेजाइटिस भी हो सकता है ड्यू टू साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी किया उसकी वजह से इसोफेजाइटिस हो गया है। ओके, ठीक हो गया। या रेडिएशन थेरेपी किया, या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, या कुछ स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल बुलस फैम्फिजॉइड एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा या क्रोन डिजीज, इसकी वजह से भी आपको केमिकल इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। अब इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस की बात करते हैं तो इसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आना शुरू हो जाती है। ओके, जो इन्फेक्शन होती है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, फंजाई और साइटोमेगालो वायरस होता है। सबसे मोस्ट कॉमन होता है कैंडिडियासिस, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस एस्परजिलस भी हो सकता है। फंजाई की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन इसोफेजाइटिस है तो आपको इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रोफिल की देखने को मिलेगी। ओके, ठीक हो गया। यानी अगर इन्फेक्शन है तो इसमें आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर केमिकल से इंजरी है तो आपको कोई सेल नहीं देखने को मिलेगी। ओके, लाइक लाई एसिड डिटर्जेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओके, कंप्लीट नेक्रोसिस होता है इसोफेजियल वाल का। जो पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस होता है वो स्ट्रक्चर के साइड पे होता है, जो कि लुमिनल कंटेंट को इम्पीड करते हैं, उनके पैसेजवे को रोक देते हैं। अब जो इसोफेजियल इरिडिएशन है, ओके, इसकी वजह से भी डैमेज होता है, जिसमें इंटीमल प्रोलिफरेशन होती है, ल्यूमिनल नर्विंग होती है। ओके, ठीक हो गया। जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के अंदर साइटोमेगालो वायरस आना शुरू हो जाती है, हर्पीस वायरस आना शुरू हो जाती है। अब जो हर्पीस वायरस है वो पंच आउट अल्सर करवाते हैं। अब बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी में आपको जो मल्टी न्यूक्लिएट एपिथेलियल सेल देखने को मिलती है एट द मार्जिन ऑफ सेल, जबकि जो साइटोमेगालो वायरस है उसकी वजह से अल्सर होता है वो शैलो अल्सर होता है, जबकि हर्पीस वायरस की वजह से पंच आउट इफेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर जो साइटोमेगालो वायरस है इस केस में जो इन्फ्लुएंस होती है कैपिलरी एंडोथेलियम में और स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। इसमें तीन चीज़ें होगी, एपिथेलियल सेल एपोप्टोसिस, म्यूकोजल एट्रोफी, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस विदाउट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ओके, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया इसोफेजाइटिस वाला, केमिकल इसोफेजाइटिस और इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। इसके बाद है जर्ड। जर्ड के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट लोअर इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स कर जाएगी और ये इसोफेजाइटिस का मोस्ट कॉमन काज होता है। ठीक हो गया। और जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज जो इसोफेजियल एपिथेलियम है वो एसिड से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से जर्ड होता है। जो रिलैक्सेशन होती है वो वेगस की वजह से होती है, लाइक अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है इसकी वजह से रिलैक्स हो सकता है। जो जर्ड है ओके वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कफिंग के बाद, स्ट्रेनिंग के बाद है या बेंडिंग के बाद हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो कि जर्ड करवाती है इसमें अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, प्रेगनेंसी है, हाइटल हर्निया होता है, ओके, गैस्ट्रिक टाइम डिले हो रही है और इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम है। क्लियर। तो ये तो हो गया रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है। अब जो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है इसने आगे बैरेट इसोफेगस करवा देना है। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपको सिंपल हाइपरईमिया देखने को मिलेगा माइल्ड केस में, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है तो इरोजन होगा और इयोजिनोफिल देखने को मिलेगा, और अगर कुछ ज़्यादा है तो आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो जर्ड में क्या क्या सिम्टम आएंगे। नंबर 1 है कि हार्ट बर्न पायरोसिस होता है। नंबर 2 डिस्फेजिया होता है। नंबर 2 जो सोट टेस्टिंग खट्टे वाले जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट करना शुरू कर देती है। ओके, चेस्ट पेन होता है, जर्ड में भी होता है। ओके, और एक और कंडीशन में भी चेस्ट पेन था जिसका नाम था बोर हेयर सिंड्रोम। तो इन दोनों को आपने एमआई से डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। ओके, ठीक हो गया। अगर एंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं तो वहाँ पर आपको इयोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस या बैरेट इसोफेगस सबको वो पहचान लेगा, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। अब जो हाइटल हर्निया वो भी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को इनकॉम्पिटेंट बना देगा। इसके जो सिम्टम होते हैं वो भी जर्ड वाला आना शुरू हो जाती है। जो मेजॉरिटी ऑफ हाइटल हर्निया स्लाइडिंग टाइप की होती है, स्लाइडिंग टाइप के अंदर डायफ्रामेटिक क्रूरा सेपरेट हो जाती है, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन है वो थोरैक्स के अंदर हर्निएट कर जाता है। नॉर्मली गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन एब्डोमेन के अंदर होता है। बाकी जो पैरा इसोफेगल हर्निया जो होता है वो लेस कॉमन होता है, उसमें जो डिफेक्ट होता है वो फराइनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो स्टोमक और दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है इयोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। जो इयोजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है या एक्यूट इयोजिनोफिलिया इसमें देखने को मिलेगा, लाइक इन्फ्लेमेशन होगी एटॉपिक डिजीज में, एटॉपिक यानी एलर्जी वाली, जिसमें आपको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलती है, तो एक्यूट इयोजिनोफिलिया होगा। ओके, ठीक है। पेशेंट में एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस, एस्थमा या पेरिफेरल इयोजिनोफिलिया देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। और इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर मास्ट सेल आ जाती है। ओके, जर्ड के वाले सिम्टम के अलावा फूड इंफेक्शन वाले सिम्टम आते हैं, डिस्फेजिया, वॉमिटिंग आती है। जो इन्फेंट है वो फीडिंग टॉलरेंस से भी सफ़र कर रहे होते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इसोफेगस के अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसोफेगस में एक सर्कुलर रिंग्स बनना शुरू हो जाएगी जिनको फैलिन इसोफेगस कहते हैं, बिकॉज ऑफ
क्योंकि जो एंडोस्कोप होता है वो रिजेंबल कर रहा होता है स्ट्रिप्ड कैट टेल को, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फिलाइन इसोफेगस। स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जाएगी, लीनियर फोरोज होती है। ओके इसके बाद इसोफेजियल वायरसेस। इसोफेजियल वायरसेस में क्या होता है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है इसकी वजह से इसोफेजियल वायरसेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो अगर ब्लीड हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाएगा। जो बैलेट इसोफेगस है वो क्रॉनिक जर्ट की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया वगैरह होगा। ओके ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है बैलेट इसोफेगस। बाकी इसोफेगस के ट्यूमर आते हैं एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा बैलेट इसोफेगस की वजह से होता है, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अल्कोहल, टोबाको, पॉवर्टी, कास्टिक सोडा इंजरी की वजह से, क्लेजिया, प्लमर विंसेंट सिंड्रोम, डाइट्स की वजह से होता है, फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ हॉट बेवरेजेस है। बाकी स्टोमक की पैथोलॉजी है, स्टोमक में गैस्ट्रोपैथी है जिसमें हाइपरट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफिक में मीना टायर्स डिजीज और जोलिंका लेलिसन सिंड्रोम है। इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को दो में डिवाइड करते हैं, कॉमन और अनकॉमन फॉर्म। जो कॉमन फॉर्म है वो ऑटोइम्यून और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाली होती है, जबकि अनकॉमन फॉर्म के अंदर आपको इओसिनोफिलिक लिम्फोसिटिक और ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। एग्जाम इनका डिफरेंस पूछा जाता है। तो जो एच पाइलोरी एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, ऑटोइम्यून बॉडी को इन्वॉल्व करता है। ओके ठीक है, अब जो एच पाइलोरी के अंदर न्यूट्रोफिल, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल होते हैं, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस होती है। एच पाइलोरी के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ऑटोइम्यून में हमेशा क्या होगी, कम होगी। गैस्ट्रिन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिन इसमें कम से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें गैस्ट्रिन हमेशा ज़्यादा होगा। ओके इसमें अगर बात करते हैं तो जो लीजन्स होती है वो हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी पॉलिप होती है, जबकि यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होगा। इसमें एंटीबॉडी टू द एच पाइलोरी होगा, इसमें एंटीबॉडी टू द पेराटल सेल होगा। इसके जो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा हो सकता है, जबकि इसमें एट्रोफी, पर्निशियस एनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम हो सकता है। एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ एसोसिएटेड होता है, पॉवर्टी है, जबकि ये ऑटोइम्यून डिजीज के साथ होता है, लाइक थायराइडाइटिस वगैरह, ग्रेविस डिजीज होती है। ओके क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस उसकी 5 कॉम्प्लिकेशन होती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, म्यूकोजल एट्रोफी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, गैस्ट्राइटिस सिस्टिका। जो पॉलिप होती है वो इन्फ्लेमेटरी, हाइपरप्लास्टिक और फंटिक ग्लैंड पॉलिप है। वैसे पॉलिप दो टाइप की होती है, नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक। जो नॉन नियोप्लास्टिक है इसमें हाइपर प्लास्टिक, इन्फ्लेमेटरी और हेमाटोमेटस है। हेमाटोमेटस को दो में डिवाइड करते हैं, जुवेनाइल ओके और प्यूर्स जैगर सिंड्रोम है। ओके बाकी जो स्टोमक के जो ट्यूमर है वो एडिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा को दो में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल और डिफ्यूज टाइप है, लिम्फोमा, न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लाज्म और जिस्ट आ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर आना शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के 4 काजेस होती है। ओके तो हर्निया, एडहियन, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस है। इसके बाद स्कीमी बाउल डिजीज, एंजियोडिस्प्लेजिया, मेल अब्जॉर्प्शन के अंदर माइक्रोविलस इंक्लूजन डिजीज, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलिक डिजीज, एनवायरमेंटल एंटेरिक डिसफंक्शन, ऑटोइम्यून एंटीरोपैथी और लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है। ओके जबकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्रॉन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंडिटरमिनेट कोलाइटिस, कोलाइटिस एसोसिएटेड न्यूरोप्लेजिया वगैरह आना शुरू हो जाता है। जो क्रॉनिक कोलाइटिस है वो दो में डिवाइड होता है, डायवर्शन और माइक्रोस्कोपिक वगैरह। बाकी ग्रोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी है और इन्फेक्शियस एंटीरोकोलाइटिस के डिफरेंट कॉजेस लिखे हुए हैं। ओके तो हमने बहुत सारा सुपरफिशियल ओवरव्यू दे दिया है, ज़्यादा तो मैंने शुरू वाले चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैंने बाकी चीज़ों को सिर्फ स्किप ही किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।